video, I am going to teach you chapter 1 of the history book Our Past. The first chapter is what, where, how and when. क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं, जो 2000 ईयर्स पहले या 1000 ईयर्स पहले दुनिया में रहते थे, हमें कैसे पता चलता है कि वो कैसे रहते थे, कैसे क्लोथ्स पहनते थे और क्या वो प्ले करते थे, कैसे पता चलता है ये चैप्टर में जहाँ जहाँ से भी मेन पॉइंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी मैं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप एनएम क्रिएटिव लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। दिस गर्ल इज़ रशीदा। रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अचानक से उसकी आंखें स्मॉल हेडलाइन पे पड़ी 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले। अब उसे आश्चर्य हुआ, अरे 100 साल पहले हुआ क्या था, कैसे पता चलेगा। अब पता कैसे हुआ, अगर कोई यस्टरडे की बात होती है, यू कुड लिसन टू द रेडियो, रेडियो पे आप सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। पिछले साल की बात हुई तो किसी ऐसे से पूछ सकते हैं जिसे कि याद हो। लेकिन जब बहुत बहुत पहले की बात होती है तब कैसे पता चलता है। चलिए, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। पास्ट के बारे में हम ये जान सकते हैं लोग कैसे क्या खाते थे, कैसे क्लोथ्स पहनते थे, कैसे हाउसेस में रहते थे। और हम हंटर्स के बारे में, हर्डर्स जो ग्रुप में भेड़ों को चराने वाले इस तरह के लोग होते थे, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्टिंग करते हैं, वुड कार्विंग वगैरह, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इनके बारे में भी जान सकते हैं। और क्या क्या गेम खेलते थे, क्या क्या स्टोरीज वो सुनते थे, क्या देखते थे, कौन से गाने गाते थे, ये सब भी हमें पता चल जाता है। चलिए जरा अब देखते हैं आगे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। चलिए हम जरा पेज 2 पर रिवर नर्मदा को देखते हैं। ये हमारा मैप 1 है और इसमें हम देखते हैं नर्मदा रिवर कहाँ पर है। चलिए बताते हैं, नर्मदा रिवर है ये यहाँ पर, ये नर्मदा रिवर है। तो अब नर्मदा रिवर पे क्या क्या होता था, कैसे लोग रहते थे। पीपल ऑल्सो लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, इस रिवर के किनारे के पास रहते थे और वो वहाँ हजारों साल रहे। और जो उससे भी अर्लीस्ट मैन थे, जो लोग वहाँ रहते थे, वो स्किल्ड, बड़े कुशल गैदरर्स थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉर, उन लोगों को जो स्किल्ड गैदरर्स थे उन्हें रूट्स और फ्रूट्स और फॉरेस्ट में क्या क्या होता है उन सब के बारे में पता था। एंड दे हंटेड एनिमल्स की वो हंटिंग करते थे। सुलेमान और करथार हिल्स नॉर्थ वेस्ट में ढूंढे। तो देखिए ये मैप है और इसमें आप देखेंगे कि ये सुलेमान और ये करथार हिल्स हैं यहाँ पर। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये एरियाज़ वो थे जहाँ मैन और वुमेन ने सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कहीं भी आ सकता है। सबसे पहले वीट और बार्ली कहाँ पैदा हुआ था, 8000 ईयर्स पहले। तो ये थी सुलेमान और करथार हिल्स। और पीपल बिगेन रियरिंग एनिमल्स, यहाँ पे लोगों ने एनिमल्स पालना शुरू किया, जैसे कि शीप है, गोट है, कैटल है और विलेजेस है। अब गारो हिल्स देखें जो नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्या जो सेंट्रल इंडिया में है। चलिए गारो हिल्स देखते हैं हम। ये है गारो हिल्स और ये है विंध्या जो कि सेंटर में है। ये कहलाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट और ये है सेंटर। तो ये यहाँ पर है हिल्स आपने देखी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता था। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज़, ये कुछ दूसरे और एरियाज़ थे जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुई। इन जगहों पर राइस सबसे पहले उगाया गया। जो विंध्याज का आपने देखा ना, सेंटर पार्ट, वहाँ पर उसके नॉर्थ में सबसे पहले राइस ग्रो किया गया। वीट और बार्ले कहाँ गया, सुलेमान और किरथार हिल्स में। और जो ये विंध्याज थे इसमें राइस। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं, स्मॉलर रिवर्स होती हैं दैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर,
जो एक बड़ी रिवर में जाके मिल जाती हैं। तो चलिए आपको इंडस रिवर दिखाते हैं। इंडस रिवर है ये वाली, ये आप देख रहे हो ना, इंडस रिवर लिखा है, आर लिखा है रिवर के लिए। ये किस साइड में है? ये सुलेमान और करतार हिल्स के उसमें है, ये नॉर्थ वेस्ट में है। तो चलिए इसको देखते हैं हम। अब अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of the rivers। इस रिवर के किनारों पर जो कुछ पहली सिटीज़ थी वो बसी 2500 ईयर्स अगो। और जो गंगा रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरी है, समुद्र के किनारे पर शहर बसने शुरू हुए। तो सबसे पहले इंडस रिवर के किनारे 4700 ईयर्स पहले, और गंगा के किनारे 2005 ईयर्स पहले। अब आप गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी को ज़रा हम देखते हैं कि गंगा रिवर कहाँ है। गंगा वैसे आपने देखी होगी, दिस इज़ गंगा, ये है गंगा रिवर, और ये सोन रिवर है इसके बराबर में। मैं यहाँ से औरों को रिमूव कर देती हूँ तो आपको ये क्लियरली यहाँ पर दिख जाएंगी। ओके, ये गंगा रिवर है और ये सोन रिवर है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो एंशियंट टाइम्स में ये इन रिवर्स जो गंगा के साउथ में थे, उन्हें उस एरिया को कहते थे मगध, जो कि अब बिहार का एरिया है ना, उस वाले एरिया को कहते थे। और यहाँ के रूलर बहुत ही पावरफुल थे और वो बहुत बड़ी उन्होंने किंगडम बनाई थी। अब देखते हैं ज़रा गंगा रिवर के जो मगध का एरिया है। तो ये गंगा है और जहाँ पे हमारा बिहार अब यहाँ पर है, तो यहाँ मगध था। और ये यहाँ के जो रूलर थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े किंगडम बनाए थे। और पूरे समय लोग एक पार्ट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते थे, हिल्स और हाई माउंटेन से, जिसमें कि हिमालय, डेजर्ट्स, रिवर, सी कि इन सब से जर्नी करते थे। लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं था। मैन वुमेन अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और कभी कभी किस लिए जाते थे? भागने के लिए, बच के भागने के लिए। किससे बच के भागने के लिए? फ्लड से, ड्रॉट से, यानी कि जो सूखा पड़ता है। और कभी कभी आप जानते हो कि फ्लड आ जाता है। तो फ्लड से, ड्रॉट से, सूखे से बचने के लिए या अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाते थे। और कभी कभी तो आदमी आर्मी में दूसरी जगह को जीतने के लिए जाते थे, दूसरे के राजाओं को हराते, वहाँ के सेना को हराते और उस वाले राज्य को अपने में मिला लेते थे। जो मर्चेंट होते थे यानी कि बिजनेसमैन, व्यापारी, वो कैरावान यानी कि अपने ग्रुप बना के गाड़ी लेके उस पर चलते थे, अपना सामान लेके, या फिर शिप में जाते थे। वो अपने गुड्स का मतलब होता है सामान, लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जाने वाले कौन लोग थे? कुछ तो मैन वुमेन थे जो लाइवलीहुड के लिए जाते थे, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। ओके, या फ्लड से और ड्रॉट से बचने के लिए जाते थे। और जो मर्चेंट होते थे वो अपना सामान बेचने के लिए जाते थे। और रिलीजियस टीचर थे यानी कि धर्म गुरु जिन्हें कहते हैं, वो भी जाते थे लोगों को जीवन कैसे जिए इसके बारे में इंस्ट्रक्शन देने के लिए, सलाह देने के लिए। फाइनली और सब कुछ लोग जो थे वो एडवेंचर के लिए जाते थे। कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें नई नई जगह खोजना होता है, तो एडवेंचर के लिए जाते थे और वो नई नई जगह को खोजते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नावेडेज? आजकल के लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? तो मैप 1 पे अगर देखें, हिल्स, माउंटेन, सीज, जो कि नेचुरल फ्रंटियर थे सब कॉन्टिनेंट के, ये एक बाहरी वो होती थी बाउंड्री लाइन, इन्हें क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता था, तो लोग इन्हें क्रॉस करके नहीं जाते थे। और जो फ्रंटियर को के उस पार से लोग आते थे सब कॉन्टिनेंट में, जब एक बार आ गए मान ली हिम्मत करके, तो वो वहीं पे सेटल हो जाते थे, वहीं पे बस जाते थे। दीज मोमेंट्स ऑफ द पीपल एंड दीज आवर कल्चरल ट्रेडिशन, जो ये लोगों के मोमेंट था, इससे हमारी जो परंपरा कल्चर थी वो रिच हुई। और लोगों ने कार्विंग स्टोन यानी कि स्टोन पर खुदाई करना, म्यूजिक बनाना, नया नया म्यूजिक बनाना और फूड को करना, ये बहुत सारी चीज़ें नए नए तरीके इनके सीख लिए थे। अब नेम्स ऑफ द लैंड। अब 2 of the words
जो हम अपनी कंट्री के बारे में दो वर्ड सुनते हैं वो है इंडिया और दूसरा है भारत। अब दोनों ये वर्ड कहाँ से आते हैं? द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम इंडस। ये इंडस रिवर से आते हैं, ये जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है, जिसे कि पहले सिंधु कहते थे संस्कृत में। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। द Iranians and the Greeks who came through the northwest 2500 years ago were familiar with the Indus। जो ईरान के लोग, ग्रीक के लोग इंडिया में आए, वो इंडस रिवर को जानते थे और इसे वो हिंडोज या इंडोस कहते थे, और इसीलिए वो जाके इस रिवर के नाम से इंडिया को ही इंडोस ना कह के इंडिया कहने लगे। अब भारत नेम कैसे आया? तो आपको पता चला ना कि इंडिया जो नेम है वो इंडस रिवर की वजह से आया, और ये नाम किसने दिया? ईरानियन ने और ग्रीक्स ने। मैं और सारा यहाँ से हटा के आपको ये क्लियर कर देती हूँ, तो आपको फिर पता रहेगा। ईरानियंस और ग्रीक्स ने ये नाम दिया। अब भारत नेम कैसे आया? ये वॉज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। ऋग्वेद में इसका जिक्र आता है, जो कि संस्कृत में लिखी गई 3005 ईयर्स पहले लिखी हुई बुक है, ये वेद है। और लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री, और पहले इसके लिए वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भारत शब्द का यूज़ हो जाता था, जो एक लोगों का ग्रुप था कि उन्हें वो भारत कहते थे, लेकिन बाद में ये कंट्री का ही नाम बन गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में कैसे पता करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे तरीके होते हैं पास्ट के को जानने के। एक तो यही होता है कि आप बुक्स पढ़ें, नंबर 1 तरीका तो ये हो गया, जो कि बहुत लंबे समय पहले लिखी गई हैं, और इन किताबों को कहते थे मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। अब मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब मैं तो बताती हूँ। मैन्यू का मतलब होता है हैंड, लिखा ना, लैटिन में मैन्यू का मतलब होता है हैंड, और जो हैंड से लिखा जाए स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना, तो जो हाथ से लिखा जाए उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये ज़्यादातर पाम लीव्स पे लिखी जाती थी। पाम लीव्स का मतलब लीफ जो पाम ट्री की होती है, और या किसी भी ट्री की बार्क, छाल पर लिखी जाती थी, जैसे कि बर्च ट्री होता है जो कि हिमालय में उगता है। और फिर काफ़ी, जैसे देखो ये लिखी हुई है। बहुत सारे वर्षों के साथ साथ होता क्या था कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी उन्हें इंसेक्ट खा जाते थे, और इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। लेकिन बहुत सारी बची हैं अभी भी, और वो टेम्पल में रखी हुई हैं या मोनेस्ट्रीज में रखी हुई हैं। दीज बुक डेल्ट विद द काइंड ऑफ सब्जेक्ट। अब इन बुक्स में किसके बारे में लिखा हुआ है? इन बुक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे, इन बुक्स में लिखा हुआ है रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, कैसे उन्हें प्रैक्टिस करते थे, अपनाते थे, किंग्स के लाइफ के बारे में, मेडिसिन क्या यूज़ करते थे, साइंस के बारे में लिखी हुई है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, देयर वर ऑल्सो एपिक्स, महाकाव्य थे, जैसे रामायण और महाभारत है, पोएम्स हैं, प्लेज, नाटक हैं, ये सब भी संस्कृत में लिखे हुए या फिर प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत लैंग्वेज किसे कहते हैं? जिसे आम लोग यूज़ करते थे, ऑर्डिनरी पीपल, और या फिर तमिल में। तो तीन हुई ना, संस्कृत में लिखे गए हैं, या प्राकृत में, और या फिर तमिल लैंग्वेज में। ये इन 3 लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार ये लैंग्वेज भी आपको याद रखनी है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अब हम देखते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में। मैन्यूस्क्रिप्ट तो आपने देख लिया, हैंड के द्वारा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट या हैंड के द्वारा लिखी हुई किताबें, वो कहलाती है मैन्यूस्क्रिप्ट। अब है इंस्क्रिप्शन, क्या होता है? ये राइटिंग होती है जो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, मतलब किसी हार्ड चीज़ पे जब लिखा जाएगा तो वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है, जैसे कि स्टोन है या फिर कोई मेटल है। कभी कभी क्या होता था, जो किंग्स होते थे वो अपने ऑर्डर को लिखवा देते थे स्टोन के ऊपर या लोहे की शीट के ऊपर, ताकि पीपल उन्हें देख सके, पढ़े और उन्हें माने भी फिर। तो इन्हें इंस्क्रिप्शन कहा जाता था। और इसमें जो मैन और वुमेन थे, और जिसमें किंग्स और क्वीन भी थे, वही रिकॉर्ड बनाते थे जो भी वो देखते थे। जैसे कि किंग्स ज़्यादातर अपने बैटल, कौन कौन से बैटल जीत के आए हैं
उनके रिकॉर्ड उसमें रखते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सबसे पहला ओल्ड इंस्क्रिप्शन है वो 2250 ईयर्स के पहले का है, जो कि कांधार में मिला था। कांधार इस समय अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था। और यहाँ पे अशोका रूलर थे, अशोका द ग्रेट जिन्हें कहते हैं, जिनके बारे में आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, उनका बनाया हुआ है ये। आप सोच सकते हैं इंडिया पहले कितना बिग कंट्री था। कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेज राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस? हार्ड सरफेस पे लिखने के क्या क्या फ़ायदे थे? एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदे, बेनिफिट्स। और वहाँ पे आप क्या क्या डिफ़िकल्टी होती थी? तो बहुत सारी चीज़ें होती थी जिससे कि जो कि पास्ट में बनी और फिर यूज़ की गई। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। अब जो लोग, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्यूस्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है और इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट है। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग पुरानी चीज़ों की, ओल्ड चीज़ों की, पास्ट की चीज़ें ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उन्हें चाहे बिल्डिंग हो या कोई गुड सामान हो और या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट हो, किसी चीज़ की भी स्टडी करते हैं जो पास्ट की है, उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की स्टडी करते हैं जो स्टोन और ब्रिक के बने हुए होते हैं, पेंटिंग की स्टडी करते हैं, स्कल्पचर मूर्तियों की स्टडी करते हैं, और वो खुदाई भी करते हैं। धरती के नीचे खोद के जो चीज़ें निकलती हैं उसे कहते हैं एक्सकैवेट। इस वर्ड को आप याद रखिए, नीचे से खुदाई करने को कहते हैं एक्सकैवेट, याद रखिए ये। और वहाँ से ज़मीन के अंदर से पता है क्या निकलता है? फिर टूल्स निकलते हैं, वेपन्स निकलते हैं, पोट्स, पैन्स, यानी कि जो चौड़े कढ़ाई टाइप जो बर्तन होते हैं, ऑर्नामेंट्स निकलते हैं, यानी कि ज्वेलरी, और कॉइन्स भी निकलते हैं। कभी कभी आप न्यूज़पेपर में भी ये पढ़ सकते हो। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो स्टोन से बनी हुई होती हैं, या हड्डियों से बनी हुई होती हैं, या पकी हुई मिट्टी की बनी हुई होती है, या मेटल की बनी हुई होती हैं। वो इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये पोर्ट है जो 4700 ईयर्स पहले मिला था, और ये कॉइन्स हैं जो 2500 ईयर्स पहले मिले थे, और ये पोर्ट मिला था 4700 ईयर्स पहले। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो बोन्स को की भी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की बोन्स, बर्ड्स की, फिश की, ये पता लगाने के लिए कि पीपल पास्ट में खाते कैसे थे। क्योंकि जो प्लांट्स होती हैं वो काफ़ी समय तक जिंदा रहते हैं। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न, अगर मान लीजिए ग्रेन के सीड्स और वुड को जला भी दिया जाए, फिर भी वो जले हुए रूप में रहते हैं। तो डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? आपको ये बात पता है कि जले हुए कपड़े मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, क्योंकि कपड़ा तो जल गया लेकिन जो उसका जला हुआ हिस्सा होता है ना, वो मिलता है उन्हें। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट। अब हिस्टोरियंस कौन होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरियंस वो होते हैं जो पास्ट की स्टडी करते हैं, और वो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए या तो मैन्यूस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, या इंस्क्रिप्शन को यूज़ करते हैं, और या फिर आर्कियोलॉजी को यूज़ करते हैं। समझ में आया? मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैंड से लिखे हुए स्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शन जो हार्ड सरफेस पे लिखे हुए बातें हैं, और आर्कियोलॉजी वो लोग जो पुराने समय की चीज़ों की स्टडी करते हैं। और हिस्टोरियन कौन? जो इन तीनों की चीज़ों की स्टडी करता है, मैन्यूस्क्रिप्ट की भी, इंस्क्रिप्शंस की भी, और आर्कियोलॉजी की भी। ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो डिटेक्टिव हैं। डिटेक्टिव सीरियल देखा आपने, जासूस? तो एक तरीके से वो डिटेक्टिव हैं जो कि इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। वन पास्ट और मैनी। अब यहाँ पर आता है, बुक का टाइटल लिखा हुआ है अवर पास्ट। पास्ट ही क्यों नहीं लिखा? इसे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास्ट में डिफरेंट तरह के लोग थे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी। फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, किंग्स थे, क्वींस थे, मर्चेंट्स थे, और क्राफ्ट पर्सन्स थे। तो सभी की स्टडी करी है ना अलग अलग समय पे, उनके कस्टम्स की, उनके डिफरेंट प्रैक्टिसेस की। तो इसीलिए डिफरेंट पास्ट लिखा हुआ है।
मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर फूड बाय फिशिंग। जो अंडमान में रहने वाले लोग हैं वो अपना फूड फिशिंग से, हंटिंग से, या फॉरेस्ट में जो कुछ पैदा होता है उसी खा के जिंदा रहते हैं। और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो दूसरी जगह से फूड मंगाते हैं। तो हुआ ना अलग अलग पास्ट। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी जानकारी किंग्स और बैटल्स के बारे में भी मिलती है। कैसे पता चलती है? क्योंकि जो भी वो जीतते थे ना, जहाँ से भी जीत के आते थे उसका वो रिकॉर्ड बनाते थे इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, यानी कि हार्ड स्टोन पे लिखवाना, मेटल पे लिखवा के लगा देना, वो तो कभी ख़त्म नहीं होता। और या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट लिखवाते थे तो उसे पढ़ के पता चल जाता है वो कहाँ कहाँ जीत के आए थे। और दूसरे लोगों के बारे में भी, जो फिशिंग करने वाले फिशरमैन है, गैदरर्स है, फार्मर्स है, उनके बारे में भी पता चलता है। अब डेट से मतलब क्या है? देखो, डेट होती है दो तरह से डेट ली है। जीसस क्राइस्ट को एक पॉइंट मान लिया, जो जीसस क्राइस्ट से पहले हुए वो लिखा जाता है बीसी, जो जीसस क्राइस्ट के बाद हुए उन्हें लिखा जाता है एडी। ठीक है। अब जो आप 2022 बोल रहे हैं तो ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2022 ईयर्स चल रहा है। ये आपको ये बात क्लियर होगी ना। और अगर आप मान लीजिए 2000 ये बीसी लिखते हैं तो ये जीसस क्राइस्ट से पहले हो गया, और अब चल रहा है 2022। तो हम कितने साल ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं? 4022 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें बैकवर्ड चलते हैं। और तो एक तरीके से जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आगे भी आप यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें लिखे हुए देखेंगे यहाँ पर। और जो एडी होता है, जैसे मैंने अभी बताया, उसे पढ़ा जाता है एनो डोमिनी। ये याद रखिए, एडी की फुल फॉर्म आ सकती है, बीसी की फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकती है। तो बीसी की बिफोर क्राइस्ट और एडी की एनो डोमिनी। इज इट क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, ये एडी है और ये आपका है बीसी। ओके। अब इसी में देखो, इनको बीसी के बजाय बीसीई भी लिखते हैं और एडी के बजाय सीई भी लिखते हैं। तो इसे एरा लिखा जाता है, यानी कि कॉमन एरा। सीई का मतलब कॉमन एरा, और ये लिखा जाएगा जो जीसस क्राइस्ट के बाद वाला टाइम है। और बीसीई बिफोर कॉमन एरा, तो ये हुआ जीसस क्राइस्ट से बर्थ से पहले का टाइम। तो इनको भी आपको याद रखना है, सीईओ की भी और बीसीई को भी। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि डेसिफरमेंट क्या होता है। डेसिफरमेंट में एक्चुअली ये इस तरीके से ये पिक्चर बना देते हैं। इसका मतलब पी हो गया, इसका टी हो गया, ये ओ है, ये एल है, लोएन हुआ तो एल लिखा, ये एम है। तो इस प्रकार से ये सिंबल बना देते थे, और इन सिंबल से ही फिर पता चलता था कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो डेसिफरमेंट, पहले आप इसको बोलना सीख लीजिए। डेसिफरमेंट, डेसिफरमेंट, 3 टुकड़े कर लीजिए इसके। डेसिफरमेंट, डेसिफरमेंट ये आया इजिप्ट से, जो कि एक कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका में। जब 5000 ईयर्स पहले लोग रहते थे, किंग्स और क्वीन रहते थे। पिरामिड आपने सुने होंगे, पिरामिड इजिप्ट में ही है। तो वहाँ रोसेटा एक टाउन है, ये याद रखिए रोसेटा टाउन का है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ये एक टाउन का नाम है रोसेटा। तो वहाँ पर स्टोन मिले थे जिन पे की इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे, और वो 2 लैंग्वेजेज में थे, एक तो ग्रीक लैंग्वेज में और इजिप्शियन की 2 फॉर्म्स वहाँ पर लिखी हुई थी। तो तब उन्होंने यहाँ पर इनको, इन सारी चीज़ों को, जो भी नेम ऑफ किंग्स और क्वींस थे, वो एक लिटिल फ्रेम में बंद थे, जिसे
ची कहते हैं। देन दे प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्शियन साइन साइड बाय साइड, जैसे ऊपर देखा है ना आपने, वैसे साइड बाय साइड लिखते थे। मैं भी फिर दोबारा दिखाती हूँ आपको। जैसे लायन के लिए एल लिख देते थे, बर्ड के लिए ए लिखते थे और दूसरे लेटर्स यूज़ करते थे, और फिर उसको ये रीड करते थे। जैसे ये बर्ड है ना, तो इसके लिए इन्होंने ए लिखा है। अब लायन है ये, तो इसके लिए एल लिखा है। तो वो ये ABCD नहीं लिखते थे, वो ये फिगर बना देते थे और इससे फिर उसको वो रीड करते थे। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो आपने ये लेसन अच्छे से समझ लिया है। जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा उन चीज़ों को ये ध्यान में रखिए। और अभी मैं दूसरी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें कि इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स और MCQs एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वो वीडियो भी आपको तुरंत ही मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।